नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की जो कहानी है वो है पटना बिहार की। एसपी मैडम साधारण से कपड़ों में एक दुकान से कपड़ा खरीदने के लिए जाती हैं, लेकिन वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी और दुकानदार की किसी बात को लेकर झड़प हो जाती है और दुकानदार उन्हें धमकी देने लगता है कि आप या तो मेरी बात मान जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा और फिर देख लेना आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। इस बात को सुनकर एसपी मैडम मुस्कुराने लगती हैं और दुकानदार से कह देती हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप पुलिस को बुला ही लो, वही आकर हमारा फैसला कर देगी। क्योंकि एसपी मैडम के दिमाग में ये था कि पुलिस के आने के बाद उन्हें पहचान लेंगे और उसके बाद ये सब कुछ यहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले आते हैं तो वो दुकानदार उनसे कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनने के बाद वो पुलिस वाले एसपी मैडम को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब एसपी मैडम इस बात को देखकर बड़ी हैरान रह जाती हैं कि उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उल्टा वो गलत का साथ दे रहे हैं। इसके बाद इस कहानी में कुछ ऐसा होता है कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या हुआ था इसके आगे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बिहार के पटना सिटी में एक नए एसपी साहिबा की नियुक्ति होती है। एसपी साहिबा जिनका नाम था रजनी सिंह, और रजनी सिंह अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हुआ करती थी। वह जहाँ पर भी जाया करती ईमानदारी से काम किया करती, तो चारों तरफ उनकी ईमानदारी के चर्चे हो रहे थे। अब जैसे ही उनकी यहाँ पर पोस्टिंग होती है तो पोस्टिंग हुए उन्हें एक ही दिन हुआ था और दूसरे ही दिन उनके पास उनका छोटा भाई आ जाता है। दरअसल उनके छोटे भाई की शादी होने वाली थी और वो शादी पर अपनी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता था। एसपी साहिबा का पूरा भरा परिवार है, लेकिन वो फ़िलहाल यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुआ है। तो वो अपने भाई को समझाने लगती हैं, कहती हैं कि भाई कोई बात नहीं, तुम शादी कर लो, मैं बाद में किसी दिन आकर तुमसे मिल लूँगी। लेकिन उनका भाई कहने लगता है कि नहीं बहन, अगर आप शादी में नहीं आओगे तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। यानी कि भाई बहन में काफ़ी अच्छा प्यार था। तो इसी वजह से जो एसपी मैडम होती हैं वो शादी में आने के लिए हामी भर लेती हैं। कहती हैं कि ठीक है भाई, तुम चिंता मत करो, मैं ज़रूर से ज़रूर तुम्हारी शादी में आऊँगी। ऐसा कहकर एसपी साहिबा ने अपने भाई को समझा दिया था। तो उसका भाई भी इस बात को मान जाता है और शाम को उससे कुछ बात करने के बाद वहाँ से अपने घर चला जाता है। एसपी साहिबा ने कह दिया था कि ठीक है, कल शाम को मैं तुम्हारे यहाँ पर आ जाऊँगी, तुम कैसी भी चिंता मत करो। अब इसके बाद एसपी साहिबा दूसरे दिन सुबह सुबह उठकर वहाँ पर जाने की तैयारी करने लगती हैं। वह सोचती हैं कि मैं शादी में जा रही हूँ तो अच्छे से कपड़े तो मेरे पास होने चाहिए। यही सोचकर एसपी साहिबा वहाँ से अपनी पर्सनल गाड़ी लेती हैं और पर्सनल गाड़ी लेकर साधारण से कपड़ों में मार्केट चली जाती हैं कपड़ों की खरीदारी करने के लिए। पहले एसपी साहिबा कई बड़ी बड़ी दुकानों पर जाती हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई साड़ी पसंद नहीं आती है। ऐसे घूमते घूमते एसपी साहिबा एक और दुकान पर पहुँच जाती हैं जिसका नाम था सुरेश साड़ी भंडार। अब सुरेश साड़ी भंडार की दुकान पर पहुँच गई थी और वहाँ पर जाकर अपने लिए साड़ियाँ देखने लगती हैं। अब तक एसपी साहिबा को घर से आए हुए लगभग 2 से 3 घंटे हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी साड़ी पसंद नहीं आई थी। जैसे तैसे करके इस दुकान पर उन्हें एक साड़ी पसंद आती है
तो एसपी साहिबा उस दुकानदार से उस साड़ी का मोल भाव करने लगती हैं। जो दुकानदार होता है वह कहने लगता है कि मैडम, हमारी दुकान का एक ही रेट है, वो बाहर आपने बोर्ड पर लिखा भी देखा होगा, और इस साड़ी का जो एक ही दाम है वो है 10,000 रुपये। अब एसपी मैडम साड़ी को देख चुकी थी और देखने के बाद कहती हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पास से 10,000 रुपये निकाल कर उस दुकानदार को दे देती हैं। दुकानदार उन पैसों को गिनता है, गिनने के बाद उन पैसों को अपने पास रख लेता है और इसके बाद उस साड़ी को पैक करके एसपी मैडम को दे दिया था। एसपी मैडम भी खुशी खुशी वहाँ से वापस लौटने लगती हैं, क्योंकि उन्हें जो चीज़ चाहिए थी वो चीज़ मिल गई है। इसके बाद एसपी मैडम उस दुकान से बाहर निकल जाती हैं और बाहर निकलने के बाद और भी कुछ सामान मार्केट से ख़रीदने जाती हैं। और जैसे ही वो दूसरी दुकान में जाकर कुछ ख़रीदारी कर रही थी तो उसी दौरान उनका वो थैला, जिस थैले के अंदर उन्होंने वो साड़ी रखी थी, वो थैला गिर जाता है और वो साड़ी उससे बाहर निकलती है। जैसे ही वो साड़ी बाहर निकल आती है तो एसपी मैडम को साड़ी में खास दिखाई देता है। कुछ खास लोगों को नहीं समझेंगे तो आप लोगों को बता देता हूँ कि कपड़े के अंदर जब कपड़े को बनाया जाता है तो उसमें कभी कभी धागे के गुच्छे निकल आते हैं। इसके बाद एसपी मैडम वहाँ से उस दुकानदार से जो कुछ उन्हें ख़रीदना था उसको ख़रीदती हैं और दोबारा उसी से सुरेश साड़ी भंडार पर पहुँच जाती हैं। वहाँ जाने के बाद वो दुकानदार को ये सब कुछ दिखाती हैं और कहने लगती हैं कि ये साड़ी रख लो और मुझे कोई दूसरी साड़ी दे दो। अब इसके बाद दुकानदार मजबूरन वह एसपी मैडम को दूसरी साड़ी दिखाने लगता है। अभी तक दुकानदार को नहीं पता था कि ये यहाँ की एसपी हैं और ना ही एसपी मैडम ने ये बात जाहिर होने दी थी। इसके बाद एसपी मैडम काफ़ी देर तक उस दुकान के अंदर साड़ियाँ ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती है। जब उन्हें साड़ी पसंद नहीं आती है तो वह दुकानदार से कहने लगती हैं कि अंकल जी, आपके यहाँ की कोई भी साड़ी मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो आप ऐसा करो, मुझे पैसे ही वापस दे दो। लेकिन दुकानदार अपनी बात पर अड़ जाता है और कहता है कि नहीं मैडम, ये वापस नहीं होगी, आप चाहे जो वो कर लो। इसके बाद एसपी मैडम कहने लगती हैं कि नहीं, ये वापस तो आपको करनी ही होगी, वरना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। ऐसा कहकर एसपी मैडम वहाँ पर बैठ जाती हैं और दुकानदार से उस साड़ी को वापस करने के लिए आग्रह करती हैं। लेकिन दुकानदार जब देखता है कि ये महिला अडिग है और ये यहाँ से नहीं जाने वाली, तो वह सीधा पुलिस को फ़ोन करने की धमकी देने लगता है और कहता है कि या तो आप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाकर आपको अंदर करवा दूँगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप दोबारा से पैसे वापस ले जाओ। अब जब एसपी मैडम पुलिस का नाम सुनती हैं तो दुकानदार से कहने लगती हैं कि ठीक है, तुम पुलिस को ही बुलाओ, वही आकर हमारा फैसला कर देगी। क्या आप मुझे वापस पैसे दोगे या नहीं दोगे? अब 10,000 रुपये की बात थी तो दुकानदार सोचने लगता है कि पुलिस को बुला लेता हूँ, उसमें से 500 रुपये पुलिस वालों को दे दूँगा और वो लोग इसे यहाँ से धमकाकर भगा देंगे। ऐसा सोचकर दुकानदार पुलिस वालों के पास फ़ोन कर देता है और उन्हें अपनी समस्या बताकर उन्हें यहाँ पर बुला लेता है। इसके बाद जो मैडम होती हैं वो सोचने लगती हैं कि आने दो पुलिस वालों को, पुलिस तो आते ही मुझे पहचान लेगी और उसके बाद उल्टा इसी को डांटकर मेरे पैसे वापस दिला देगी। इसी वजह से मैडम ने अभी तक उसे महसूस नहीं होने दिया था कि वह एक एसपी हैं, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि पुलिस वाले यहाँ पर कैसा व्यवहार करते हैं और वह उसे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं
और वहाँ पर आकर उस दुकानदार से बात करने लगते हैं। दुकानदार उन्हें एक साइड में ले जाता है और वहाँ पर चुपके से 500 रुपये अपने पास से निकाल कर उसे दरोगा के जेब में रख देता है। कहता है कि साहब, इसको यहाँ से ले जाओ, इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। अब जैसे जेब के अंदर 500 रुपये आते हैं तो जो पुलिस वाला होता है ईमानदारी से अपना काम करने लगता है, क्योंकि 500 की ताकत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो 500 की वजह से उस महिला से बदतमीजी करने लगता है और उसको धमकाने लगता है। वह कहता है कि वैसे तो आप पढ़ी लिखी दिखाई दे रही हो, लेकिन इस तरह के काम करते हुए आपको शर्म नहीं आती? जब दुकान पर लिखा हुआ है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता, तो ये आपके माल को कहाँ से बदल लें? अब ये सब कुछ सुनने के बाद एसपी साहिबा बड़ी हैरान होती हैं, क्योंकि असलियत में उस दुकानदार की गलती थी। उससे अपना माल वापस लेना चाहिए था। जब साड़ी के अंदर डिफेक्ट है तो उसको भला कोई व्यक्ति इतनी कीमत में क्यों लेगा? या तो उसको किसी भी तरह से उनको कंप्रोमाइज़ करना था, लेकिन अगर कंप्रोमाइज़ वो नहीं कर सकते तो उनके पैसे वापस देने थे। इस बात को देखकर एसपी साहिबा बड़ी हैरान होती हैं और दूसरी हैरानी उन्हें इस बात की थी कि ये लोग आकर उल्टा उसे ही ब्लेम कर रहे हैं और ये भी नहीं पहचान रहे हैं कि वो यहाँ की एसपी साहिबा हैं। तो एसपी साहिबा इस खेल को जारी रखना चाहती थी और इसी वजह से एसपी साहिबा उस दरोगा को समझाने लगती हैं। कहती हैं कि साहब, मैं कहाँ गलत हूँ? यहाँ पर एक दुकानदार गलत है और आपको इसके खिलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। मेरे पैसे वापस लौटा दो और इस साड़ी के अंदर खराबी है तो मैं इसको भला क्यों लूँगी? इसके बाद दुकानदार कहने लगता है कि साहब, मैंने अच्छी तरह से इनको साड़ी दिखाया था और दिखाने के बाद इसका मोल भाव किया था। तो जब इन्होंने पैसे देकर यहाँ से चली गई थी, लेकिन बाद में आई हैं, हो सकता है साड़ी को बदल कर ले आई हूँ। इस बात को सुनकर एसपी साहिबा को गुस्सा तो बहुत आता है। तभी वो दरोगा से कहने लगती हैं कि साहब देखो, ये वही साड़ी है और इनका ही थैला है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो साइड वाली दुकान तक मैं गई हूँ और आप यहाँ के सीसीटीवी कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। अब जो दरोगा है वो जल्द से जल्द मामले को रफा दफा करना चाहता है और इसी वजह से वो एसपी साहिबा के ऊपर चिल्लाने लगता है। कहता है कि आपको शर्म नहीं आती? देखने से तो आप पढ़ी लिखी लग रही हो, फिर भी ऐसे काम करते हो। आपने हो सकता है यह साड़ी बदल दी हो, जैसा दुकानदार कह रहा है वैसा भी सही हो सकता है। अगर आपने ज़्यादा इसको परेशान किया तो मजबूरन मैं आपको। यह बात सुनकर एसपी साहिबा गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन अभी वे इस बात को लेकर चुपचाप हैं और कहने लगती हैं कि ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अंदर बंद कर दो, मैं भी तो देखूं आप मुझे भला बेमतलब के अंदर कैसे बंद कर सकते हो। लेकिन आपको इतना भी नहीं पता कि किसी महिला को अरेस्ट करते वक्त एक महिला पुलिस होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद ही आप महिला को गिरफ्तार कर सकते हो। अब ये बात सुनकर जो दरोगा होता है वो और भी चिढ़ जाता है, लेकिन अभी तक वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इसी वजह से दरोगा अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखता है और फ़ोन करके वहाँ पर महिला कांस्टेबल बुलाता है। अब जैसे ही वहाँ पर महिला कांस्टेबल आती है तो उसके बाद वो एसपी साहिबा को पकड़कर जीप में बिठा लेता है और बाज़ार के अंदर सभी लोग ये सब कुछ देख रहे थे। अब पुलिस के सामने भला कौन बोलेगा, यही सोचकर सब लोग चुप रहते हैं और एसपी साहिबा को वहाँ से बिठाकर थाने तक ले जाया जाता है। जैसे ही एसपी साहिबा थाने में पहुँचती हैं तो थाने के अंदर एक पुलिस वाला था जो एसपी मैडम को अच्छी तरह से जाना पहचाना करता था, क्योंकि कुछ दिनों पहले एसपी साहिबा के यहाँ पर उनकी ड्यूटी थी और एसपी साहिबा की ईमानदारी के लिए वहाँ पर पूरी तरह से चर्चित थी।
तो जैसे ही वो स्टार्टिंग में गया था तो उसे टाइम पर उसे नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे वह एसपी साहिबा को अच्छी तरह से जान और पहचान गया था। और जैसे ही वह एसपी साहिबा को थाने के अंदर आता हुआ देखता है कि पुलिस वाले उन्हें पकड़ कर ला रहे हैं, तो एकदम से बड़ा हैरान हो जाता है। वह आकर दरोगा को समझाने लगता है, कहता है कि साहब, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इस गलती के लिए आपको बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन तभी जो एसपी साहिबा होती हैं वह उस पुलिस वाले को देखकर समझ जाती हैं कि वो उसे जान चुका है। तो वह एकदम से उसे चुप रहने का आंखों ही आंखों में इशारा कर देती हैं और पुलिस वाला भी समझ जाता है। इतनी ही देर में दरोगा कहने लगता है कि गलत क्या किया है, ये हमें चैलेंज कर रही थी कि कानून को हमसे अच्छी तरह से जानती हैं, तो इसी वजह से इसको उठा ले आए हैं। एक रात हवालात की हवा खाएगी तो इसे पता चल जाएगा कि कायदा कानून क्या होता है। ऐसे कहकर एसपी मैडम को उन्होंने अंदर बंद कर दिया था। लेकिन अंदर से एसपी मैडम दरोगा को तरह तरह के कानूनी काम बताने लगती हैं और कहती हैं कि तुमने गलत किया है और रात के समय तो तुम मुझे यहाँ पर रख नहीं सकते, फिर एक रात में हवालात की हवा कैसे खा सकती हूँ। यह सब कुछ सुनकर दरोगा को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उस पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि या तो चुप हो जाओ, वरना मैं कुछ महिला कांस्टेबल को भेजकर तेरी अच्छी तरह से पिटाई करवा दूंगा। तभी एसपी साहिबा उस पर भी कानून छोड़ती हैं और कहती हैं कि ऐसे भला कैसे आप मुझ पर पिटाई लगवा सकते हो, अगर हिम्मत है तो पिटाई लगवा कर दिखाओ। अब जो दरोगा होता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और ये सब कुछ वह पुलिस वाला देख रहा था जो एसपी साहिबा को जाना पहचाना करता है। दरोगा गुस्से में आकर अपनी महिला कांस्टेबल को आदेश देता है और कहता है कि इसे अच्छे से सबक सिखाओ। इसके बाद जैसे ही महिला कांस्टेबल उस लॉकअप के अंदर जाने लगती है तो जो एसपी साहिबा होती हैं वो उनको रोकती हैं और कहती हैं कि खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया। इसके बाद महिला एसपी जो कि अपना आई कार्ड अपने हाथ में लेकर आई थी उसे निकालकर उस महिला कांस्टेबल के आगे दिखाती हैं। अब जैसे ही महिला कांस्टेबल आई कार्ड देखती है तो एकदम से हैरान हो जाती है और ज़ोरदार सलूट एसपी मैडम को मारती है। अब यह सब कुछ देखकर जो दरोगा था वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है कि इसके बाद लॉकअप का दरवाज़ा खुला हुआ था, तो लॉकअप का दरवाज़ा खोलकर एसपी मैडम, जिसे अब तक मुजरिम समझा जा रहा था, वो लॉकअप से बाहर आती हैं और बाहर आने के बाद उस दरोगा को धमकाने लगती हैं। अब दरोगा जब यह देखता है कि इसके आगे दोनों महिला कांस्टेबल ने सलूट मारा है और उसके बाद ये मुझे धमका रही हैं, तो उससे समझने में देर नहीं लगती कि हो सकता है कि ये इस डिस्ट्रिक्ट की नई एसपी साहिबा हूँ, जिस वजह से ऐसा कर रही हूँ। तभी जो पुलिस वाला है एसपी साहिबा को अच्छी तरह से जाना पहचाना करता था, वह सभी लोगों को एसपी साहिबा के बारे में बताता है और बताता है कि वो कितनी ईमानदार हैं और अपने काम के प्रति कितनी निष्ठा रखा करती हैं। इस बात को सुनने के बाद थाने के अंदर जितने भी पुलिस वाले जो एसपी साहिबा को अब तक नहीं पहचान रहे थे वो एकदम से उन्हें सैल्यूट मारते हैं और दरोगा जो होता है उसकी पतलून गीली हो जाती है। वह यह सब कुछ देखकर बड़ा ही परेशान हो जाता है और एकदम से मैडम के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि मैडम, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी एसपी साहिबा उसे उठाती हैं और कहती हैं कि नहीं, आपने गलती नहीं की है, आपने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। मैंने वो चीज़ भी देखी थी जब उस दुकानदार ने आपकी जेब में 500 रुपये रखे थे और सोचा था कि 500 में अगर काम हो जाता है तो 10,000 का सामान खराब नहीं होगा। इसी वजह से आपने अपना काम
ईमानदारी से किया है तो आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हो, लेकिन आपकी जो ईमानदारी है वो रिश्वतखोरी के प्रति है, ना कि सरकार के प्रति। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाला होता है वो और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है और उनसे और भी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन एसपी उनसे कहने लगती है कि तुमने कोई गलती नहीं की है, ये तो तुमने गुनाह किया है और इस गुनाह की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलकर रहेगी। और ऐसा कहते हुए एसपी साहिबा वहाँ से फ़ोन मिलाती हैं और फ़ोन मिलाने के बाद कुछ उच्च अधिकारियों को वहाँ पर बुलाती हैं। उन्हें बुलाने के बाद वो पूरी की पूरी कहानी उस पुलिस वाले दरोगा की उन लोगों को बताती हैं और कहती हैं कि फ़ौरन से फ़ौरन इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तभी जो उच्च अधिकारी वो कहने लगते हैं कि मैडम, अगर इस पर आपको सख्त कार्रवाई करनी है तो इसके लिए आपको सबूत चाहिए। तो ये आपके पास क्या सबूत है कि इसने ये सब कुछ किया है और इसने सच में ही रिश्वत ली है? इस बात को सुनकर एसपी मैडम थोड़ी देर के लिए सोच विचार करने लगती हैं। तभी उन्हें ध्यान आता है कि उस दुकान में लगे हुए सीसीटीवी का जिक्र वो दुकानदार कर रहा था, क्योंकि उसने मैडम को भी धमकी दी थी कि इस दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और पुलिस वालों को तुम्हारी हरकत मिल जाएगी। इसके बाद एसपी साहिबा वहाँ से उस पुलिस वाले के साथ जाकर उस दुकान से वह सबूत ले आती हैं, जिस सबूत के ज़रिए उस दरोगा को अच्छी खासी सज़ा मिल जाएगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होने वाली। वह उस दुकान पर जाकर सबसे पहले अपना आईडी कार्ड दिखाती हैं और उसके साथ में जो पुलिस वाला होता है उनका पूरा परिचय उस दुकानदार को देता है। अब दुकानदार इस बात को सुनने के बाद थर थर काँपने लगता है और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि मैडम, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अभी तक भी कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए थे जिन्होंने ये सब कुछ वाक़या होता हुआ दिखा था और वह ये सब कुछ देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि जिसके साथ आज इसने गलत किया है और पुलिस से पकड़वाया है वह पुलिस की ही बहुत बड़ी अधिकारी है। इसके बाद वो लोग इस बात को चारों तरफ फैला देते हैं और जो महिला एसपी होती हैं उस दुकान से सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग लेने के लिए कहने लगती हैं। इसके बाद वो दुकानदार उनको सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दे देता है और इस रिकॉर्डिंग को देने के बाद वह हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगता है। कहता है कि मैडम, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिस पर्चे पर यह लिखा हुआ था कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, दुकानदार फ़ौरन उस पर्चे को फाड़ देता है और एसपी साहिबा के पैरों को पकड़ने लगता है। लेकिन तभी एसपी साहिबा उन्हें खड़ा करती हैं और सभी लोगों के सामने कहती हैं कि देखो अंकल, आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और आप मेरे पैर पकड़ते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ, आपने जो गलती की है ऐसी गलती अब किसी के साथ मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके पास आता है वो ग्राहक होता है और ग्राहक भगवान का रूप होता है, तो उनके साथ ऐसे ही व्यवहार करें। ऐसा आज के बाद कभी भी मत करना और आपकी दुकान की अगर कोई भी शिकायत मैंने सुन ली तो फिर मैं आप पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करूँगी और आपको कोई भी बचा नहीं पाएगा। ऐसा कहकर एसपी साहिबा उन्हें वार्निंग देती हैं और वार्निंग देने के बाद वो सबूत को लेकर वहाँ से दोबारा थाने चली जाती हैं। थाने जाने के बाद उस सबूत को वह बड़े अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करती हैं और उनसे कहती हैं कि इन पर अच्छी से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जीवन में कभी भी इस तरह का काम ना कर सकें। इसके बाद वो पुलिस वाले को पहले तो सस्पेंड कर दिया जाता है और केस चलने के बाद उसको 3 साल की जेल भी होती है। इसके बाद एसपी साहिबा उस दुकानदार ने उसी टाइम पर जब माफ़ी मांगी थी तो उन्हें पैसे वापस दे दिए थे, तो उन्हीं पैसों से किसी और दुकान से
अपने लिए कपड़े खरीदती हैं और कपड़े खरीदने के बाद अपने भाई की शादी के लिए निकल जाती हैं। लेकिन जाते जाते वह काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी और जब उसका भाई उनसे लेट होने का कारण पूछता है तो वह पूरी कहानी अपने भाई को बताती हैं। और इस कहानी को सुनने के बाद भाई कहने लगता है कि बहन, ये तो रोज़ रोज़ का है, यहाँ पर पुलिस वाले ऐसा ही किया करते हैं। लेकिन तभी उनकी बहन कहती है कि भाई, मैं सभी को तो नहीं सुधार सकती, लेकिन जहाँ पर मैं काम किया करती हूँ वहाँ पर इस चीज़ की कोशिश तो कर सकती हूँ। हो सकता है मेरी कोशिश कुछ हद तक कामयाब हो जाए और जिन जिन जगहों पर मैं पोस्टिंग करूँ वहाँ पर लोग ईमानदारी से जीना सीख लें। इसके बाद एसपी साहिबा अपने भाई की शादी को अटेंड करती हैं और शादी को अटेंड करने के बाद दोबारा से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती हैं। अब जितने दिनों तक उनकी ड्यूटी वहाँ पटना में रहती है तो उस टाइम तक वहाँ पर कोई भी पुलिस वाला रिश्वत लेने से पहले 100 बार सोचा करता है, क्योंकि ये केस सभी लोगों के सामने आ गया था। जो लोग दुकान पर बैठे हुए थे उन्होंने इस बात को चारों तरफ फैला दिया था और जब ये बात अखबार के अंदर निकली थी तब भी ये केस सुर्खियां बटोर रहा था और लोग इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा सतर्क हो गए थे। दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जहां पर एक महिला एसपी सादे कपड़ों में दुकान पर जाती है लेकिन वहां से उसे पुलिस पकड़ लेती है। दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।